नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या है कि विज्ञान का दूसरा दिन है। ठीक है, पहला क्लास आप लोग देख चुके होंगे। आज क्लास हम लोग का 2 है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कल आप लोग कमेंट आया था सर आप क्या है कि थियरी का, ठीक है, परिभाषा का भी थोड़ा वीडियो बना दीजिए। ठीक है, आइए तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कि अगर बात किया जाए कि हम लोग दृष्टि दोष की बात करें, क्या चीज दृष्टि दोष। ठीक है, हम लोग दृष्टि दोष की बात करते हैं। पहला हेडिंग हम लोग चल रहा है क्या चीज दृष्टि दोष। क्या चल रहा है हम लोग का दृष्टि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष। हम लोग का हेडिंग क्या आ गया हम लोग का दृष्टि दोष। ठीक है, क्या हम लोग का है दृष्टि दोष। अब सबसे पहले अगर दृष्टि दोष बात करते हैं किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि दृष्टि दोष, दोष मतलब हमारी आंखों में दोष कब होगा, यानी स्वस्थ जब हमारा आंख होगा तो हमें क्या है कि कोई दोष नहीं है। जब क्या है कि हमें क्या है कि हमारी वस्तु, हाँ, जब हमें क्या है कि कोई दूर की वस्तुओं और नजदीक की वस्तुएं दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है, दिखाई नहीं देने लगती है, तो उस समय क्या है कि हमारे आंखों में क्या है दोष होता है। क्या होता है उस समय हमारा आंखों में दोष होता है। उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने क्या बताया कि स्वस्थ आंख क्या है कि पूरी तरह किसी भी वस्तु को देख सकती है। ठीक है, तो जब हमें क्या है कि कोई वस्तु दूर की वस्तु हो या नजदीक की वस्तु हो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, ठीक है, दिखाई नहीं देती है, उस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं बताते समय आप लोग को बता रहा हूँ क्या चीज दूर की वस्तुएं और नजदीक की वस्तु देखने में क्या चीज हमें न दिखाई दे, यानी देखने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो ऐसे दोष को हम लोग दूर क्या है कि दृष्टि दोष कहेंगे। यानी हमें दो दो यानी हम लोग कह सकते हैं दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार का होता है, पर यहाँ का मुख्य रूप से हम लोग दो को देखेंगे। क्या है कि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर क्या है कि निकट निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों यदि हमारे आंखों में होता है तो उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं हम लोग? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यानी तीसरा हम लोग का आ गया जरा दृष्टि दोष। ठीक, तीसरा का आ गया हम लोग का जरा दृष्टि दोष। यानी कह सकते हैं जब हमारी आंखों में, इसका परिभाषा जब देखेंगे, जब जब हमारे आंखों से आंखों आंखों से दूर तथा नजदीक, निकट 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 की वस्तुएं वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई, कैसे कि यहाँ से दिखाई नहीं देती है, नहीं देती देती है, तो 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 हमारे आंखों में दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष होता है, या फिर कह सकते हैं कि उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब कह सकते हैं यहाँ से क्या चीज हम देख रहे हैं कि जब हमारे आंखों में दूर तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, हमारे आंखों से दूर तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उस समय हमारे कहा है कि उस दोष को दृष्टि दोष कहेंगे। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार का होता है। क्या मैंने बता रहा हूँ आप लोग को? दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं दृष्टि दोष, दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, और पहला बात करते हैं तो हम लोग दूसरे को पढ़ेंगे जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़ लिए? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों आप लोग समझ आया होगा कि हम लोग जानेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यहाँ आप लोग को परिभाषा बता दिया। दोष क्या है कि हम लोग निम्नलिखित प्रकार का होता है, पर क्या है कि हमारा क्वेश्चन में दो ही पूछेगा, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष या
दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे क्या चीज कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। यहाँ पर दो प्रकार हम देखेंगे, तो आप सब इसको लिख जाइए। तब कहा कि हम लोग चलेंगे इसका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की ओर। ठीक है, चलिए जाइए, तब अगला कोई इसका देखेंगे हम लोग। चलिए मिटा दिया जाए। आइए हम लोग अब देखेंगे पहला नंबर निकट दृष्टि दोष। आखिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो हम लोग एग्जाम में पूछेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, कारण तथा निवारण सचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी सचित्र द्वारा क्या करना है, चित्र द्वारा हमें क्या करना, स्पष्ट करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, या फिर एक नंबर पूछेगा कहेगा चाहिए कि हमारे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और कहा कि इसका निवारण बताइए। ठीक है, या निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे पूछेगा तब लोग क्या है कि यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हम लोग का आंसर आगे हम लोग का हेडिंग क्या चाहिए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, पहला हम लोग का क्या चाहिए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। क्या गया, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो क्या होता है कि इसमें इस दोष के कारण क्या होगा, इस दोष के कारण क्या होता है कि नजदीक की वस्तुएं क्या होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या होता है इसमें, इस दोष के कारण नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं क्या होता है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मैंने क्या होता है, इस दोष के कारण नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उस दोष को दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग एग्जाम में पूछेगा जब तो 2 नंबर है तो 2 नंबर हम लोग को किसी तरह का बना लेना है। ठीक है, चलिए अगर क्या मैंने बताया कि इस दोष के कारण क्या है कि नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, चलिए लिख लीजिए। इस दोष के कारण इस दोष में करते हैं, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग परिभाषा समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्या चाहिए कि यहाँ देखें कारण, इसका आएगा कारण। कारण क्या है, आखिर कारण क्या है इस दोष में। ठीक है, इस दोष में क्या है, कारण क्या है। ठीक, इस दोष में सबसे पहले कारण की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बात करें नेत्र लेंस की क्या वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। पहला हम लोग क्या जान गए,
पहला हम जानेंगे क्या चाहिए कि पहला नंबर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। समझा? हम जानेंगे क्या चाहिए कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अब देखो, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या जगह कम हो जाएगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्या चाहिए कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब नेत्र बड़ा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या कह सकते हैं क्या चाहिए कि फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है। पहला कारण मैंने क्या बता दिया कि यहाँ से कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। यानी हम लोग यहाँ दूसरा हम लोग देख लिया क्या चाहिए कि पहला देख लेते हैं। पहले नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। अब नेत्र गोलक, अब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है। यहां तक क्या है कि हम लोग देख लिए कच्चे कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो फोकस दूरी का कम हो जाता है और यहाँ पर नेत्र गोलक का व्यास का होगा, बढ़ जाएगा। यही दो कारण है हम लोग का। ठीक है ना। क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो हमें इसका बारे में पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। ठीक। अब आते हैं इसका चित्र यहाँ बनाते हैं। चित्र यहाँ बनाते हैं। यहाँ पर क्या तुम लोग को रेटिना होता है और यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है। और बात की जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, वहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है जो क्या है कि अगर हम बात की जाए कि स्वस्थ आँख हो, एक क्वेश्चन पूछ देगा तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से क्या चाहिए कि स्वस्थ आँखों का जो देखने की क्षमता होती है कितनी सेमी तक होती है, तो हम जानते हैं 25 सेमी। कितना सेमी होता है, 25 सेमी। यदि कहा है कि 25 सेमी की दूर या नजदीक की वस्तुओं को देखने में क्या दिक्कत होती है तो उस समय हमारे आंखों में कोई ना कोई दोष होता है। तो यहाँ पर हमारे आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। कहा है कि दूर की वस्तुओं को हमें देखने में क्या है कि दिक्कत हो रहा है, नजदीक वस्तुओं को स्पष्ट देख रहे हैं तो हमारा निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। अगर यहाँ पर कारण चल हम लोग तो कारण की बात की जाए यहाँ से तो कारण का चीज जब हमारा नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी का कम हो जाती है। इसका मतलब कि रेटिना हम लोग का है, क्या है, रेटिना। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ पर है तो बनने से पहले कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रकाश कर दिया, यानी कि इसका आँख हमारे आँखों पर जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि रेटिना से कहाँ बनेगा, पहले बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा हम लोग का, रेटिना से पहले बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना से पहले। जब क्या है कि रेटिना से पहले बन जाएगा तो हमें दिखाई कहाँ से देगा, नहीं दिखाई देगा। क्या है कि 25 सेमी दूरी से, यानी कि 25 सेमी पर वस्तु 25 सेमी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है कि 25 सेमी है और 25 सेमी की दूर रहना चाहिए हमें वस्तु को, कहना चाहिए दूर, तो 25 सेमी की दूर पर रहना चाहिए तो यहाँ पर। और यहाँ से कोई वस्तु है जो हमें क्या है कि यहाँ पर दिखाई देने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, जो हमारे रेटिना से पहले बन जाएगा। जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसका हमारा निवारण क्या होगा, यहाँ पर निवारण।
निवारण। अब निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल अवतल लेंस वाला अवतल लेंस वाला चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्या चीज, मैंने क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाला चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, यानी हम अपने चश्मे क्या करें, अवतल लेंस का प्रयोग करें, तो जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रही थी अब वह रेटिना पर बनेगी। ठीक, अब वह रेटिना पर बनेगी, जिसके वजह से क्या हमें दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए यहां से क्या चाहिए कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करना चाहिए जिससे कि रेटिना पर प्रतिबिंब बने, ताकि प्रतिबिंब बने, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि अगर हम लोग चित्र की बात करते हैं, इसी चित्र पर क्या करेंगे हम लोग, इस चित्र में बनाते, एक चित्र हम लोग हो गया, एक चित्र आप लोग अलग से बना लीजिएगा, हम इसी चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। किसका प्रयोग, हम लोग अवतल लेंस का। जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या होगा, यह रेटिना पर ही जाके प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर। कहाँ बनेगा हम लोग का, रेटिना पर, जिससे क्या होगा, हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिससे वस्तु क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये कौन सा लेंस हम लोग का है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हम लोग का है, अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ से क्या है कि मैंने आप लोग को, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझा दिया। अगर क्या है कि हमें एग्जाम में निकट दृष्टि दोष पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, यही परिभाषा को इसी तरह अगर यदि हम लिख देते हैं तो एग्जामिनर क्या है कि हमारा एक भी नंबर काटेगा नहीं। ठीक है, तो आप सब इसको लिख जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। चलिए मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आ जाएगा हम लोग का दूर दृष्टि दोष। दूसरा नंबर, दूर दृष्टि दोष क्या हम लोग का आ गया, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष।
अब कहा है कि इस दोष में क्या होता है, इस दोष के कारण क्या होता है कि हमारे आंखों में इस दोष के कारण हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या होती है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार आप लोग बता रहा हूँ क्या चाहिए कि इस दोष के कारण या इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद का कारण की बात करेंगे, तो पहले इतना परिभाषा में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद का है कारण चलेंगे, अनिवार्य चलेंगे। ठीक, हम बोले इस दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के कारण दूर की वस्तुएं क्या होती है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, यहां तक हम जान गए। हमें चाहिए कारण। क्या चाहिए? कारण आखिर क्या है? कारण क्या है? तो जब हम लोग इसका कारण की बात करते हैं, ठीक है, तो कारण की बात करते हैं तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तथा फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाती है। ठीक, यहां पर मैंने क्या बताया? यहां मैंने बता रहा हूं क्या चाहिए कि यहां पर नेत्र पहला नंबर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। कम हो जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या जगह? बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या देख लिए यहाँ से कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और तथा फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाती है। ठीक, क्या बढ़ जाती है। अब यहाँ दूसरा नंबर, ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास गोलक का व्यास कम हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या है कि यहाँ से बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस दोष के कारण दूर की वस्तुएं क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है
तथा निकट की वस्तुएं क्या है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को क्या कहते हैं हम लोग? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण की बात करते हैं। कारण क्या? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। ठीक, चलिए आइए चित्र चलते हैं। चित्रों, अगर चित्र की बात करते हैं, देखो जैसे कि अगर बात करते हैं कि अगर हमारा जब क्या होगा तो वक्रता त्रिज्या कम होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो रेटिना से कहाँ बनेगा? आगे के पीछे। तो हम कहेंगे नहीं, रेटिना का पीछे बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा हम लोग का? रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, ये हम लोग का आंख है, तो आंख यहाँ पर है, आंख है, ठीक ना, आंख, ठीक, आंख है, यहाँ पर रेटिना होता है, ऐसे कर लेंगे, और यहाँ 25 सेमी पर वस्तु है। क्या हम लोग का? वस्तु है, वस्तु है, और क्या है कि हमारा यहाँ पर वस्तु है, ठीक, वस्तु, और ये वस्तु कितना है? 25 सेमी दूरी पर। कहाँ पर है? 25 सेमी की दूरी पर। कहाँ पर है? 25 सेमी की दूरी। ये कब किसके लिए है कि ये हमारा स्वस्थ जब आँख रहेगा, जब स्वच्छ आँख रहेगा, जब हमारे आँखों में कोई दोष नहीं रहेगा, तब क्या है कि यह 25 सेमी दूरी पर वस्तु रहेगा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से क्या होगा? दिखाई देगा रेटिना, ठीक है। और जब क्या है कि वस्तु को नजदीक लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे? नजदीक, यहाँ पर। कहाँ गया? यहाँ पर आ गया वस्तु। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो होगा वस्तु का, ये वस्तु जो है, वस्तु जो है हमारा क्या? रेटिना के पीछे बनने लगेगा। कहाँ बनने लगेगा? रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा हम लोग का? रेटिना का पीछे बनेगा, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। अब कारण का बात हम जानेंगे। निवारण क्या होगा? निवारण, निवारण, अब देखो निवारण क्या हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम अपने चश्मे में, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग कराएं या प्रयोग करें तो यह दोष का जगह दूर हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं जब जो चश्मा हम लोग प्रयोग करें वह उत्तल लेंस वाला होना चाहिए। अब उत्तल लेंस वाला होगा तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहा कि रेटिना के पीछे बनने से बन रहा था जो, अब वह रेटिना पर बनेगी, जिसकी वजह से क्या है कि वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, यानी यह दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्तल लेंस वाला, उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो चाहिए, जो ऐसे कहते हैं, जो चाहिए, जो एक उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करना चाहिए, जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती थी, अब वह रेटिना पर बनेगी, जिससे यह दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि यहाँ से क्या है कि निवारण जानेंगे। आते हैं चित्र पर। चित्र, ठीक है, चित्र। अब चित्र की बात करते कौन सा हमें करना है कि उत्तल का प्रयोग करना है।
ठीक है, उत्तल लेंस वाला, कौन सा लेंस वाला, उत्तल लेंस वाला क्या करना है, चश्मा प्रयोग करना है। तो जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती थी अब वह रेटिना पर बनेगी, जिससे हमें क्या है कि वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि मैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों का आप लोग को समझा चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग साथ में शेयर भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, और अपने दोस्तों पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए स्कूल जाए, तब उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग की ओर चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। अगला हम लोग का हेडिंग आ जाएगा ओम का नियम। ठीक है, अगला क्या आएगा हम लोग का, ओम का नियम। अगला हेडिंग लिखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसका कमेंट बॉक्स में लिखें ओम का नियम क्या होता है। ना चलिए ओम का नियम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिख रहे होंगे ओम का नियम। यहाँ से बात करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ओम का नियम, तो ओम का नियम होता क्या है, बस इसमें ओम का नियम दूसरे बात पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, तुम लोग जानते हैं किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर भी और आई पर। भी और आई, भी आई आखिर है क्या, तो हम कहेंगे भी जो है विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। और आई का चीज हम लोग का धारा है। क्या है, धारा है। और दोनों क्या होता है हम लोग का अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस इतना पर हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक, यानी कह सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, क्या कहेंगे हम लोग, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला धारा, कैसे प्रवाहित होने वाला धारा तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर, तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए एक और आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं कच्ची कि इस नियम के अनुसार, अब जैसे क्या है कि यहाँ पर तार है, तो धातु के तार है, इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा कि विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा और इसका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब जब इसमें अनुक्रमानुपाती होगा तो कोई ना कोई हमें क्या नियतांक होगा, और नियतांक का होगा हम लोग का प्रतिरोध होगा। क्या होगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। चलिए ओम का नियम क्या होते हैं, इस नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला धारा तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख लिए कि ओम का नियम परिभाषा देख लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर
किसी धातु के तार में, इस नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर इनके बीच उत्पन्न विभवांतर इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए हम लोग ओम का नियम। यहाँ से इस नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब यहाँ से जान गए तो यहाँ पर हम लोग का जब हम देख लिए क्या कर रहे हैं कि जो हमारा क्या विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अभी बताएं क्या चाहिए कि जब हम लोग क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई नियतांक चाहिए। क्या चाहिए? नियतांक। यहाँ भी बराबर लिख सकते हैं क्या चाहिए कि आई आर। क्या जानते हैं हम लोग? आई आर। क्या जानते हैं हम लोग? आई आर। और यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज कि यहाँ से भी बटा में आई बराबर क्या होगा? आर। इसको हम कहेंगे, आर को नियतांक कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? नियतांक कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को क्या है कि यह परिभाषा समझ में आ गया होगा। और यह क्या है कि हम लोग एग्जाम में पूछेगा भी, तो आप सब इसको एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, तब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हम लोग का हेडिंग चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। अगला आएगा चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन की ओर। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, क्या हम लोग देख लिए? प्रतिरोधों का संयोजन। अब क्या है कि हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन क्या है कि निम्नलिखित दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, दो का निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, पर क्या है कि हमारा मुख्य रूप से दो ही का एग्जाम में पूछ सकता है। वो हम क्या जानते हैं कि कर सकते हैं इसको, प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या होगा? श्रेणी क्रम। कौन सा का? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। हाँ, दूसरा हम लोग क्या है? समांतर क्रम। समांतर क्रम।
प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या देख लिए कि यहां से प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन और दूसरा समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देख लिए दो प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आइए हम लोग यहाँ पर क्या है कि बारी बारी से यहाँ पर क्या है कि संयोजन को देखते हैं। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है तो हम लोग क्या है कि इसी प्रकार क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम या फिर दोनों को ज्वाइन करेगा तो दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अब संयोजन की ओर। संयोजन की ओर पहला हेडिंग हम लोग का है, पहला हेडिंग श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, बात हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो हमें चाहिए क्या जी परिपथ में क्या कि प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोध जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, धारा होगा और धारा का विभवांतर होगा और वोल्टेज होगा, कोई ना कोई बैटरी होगी जो धारा प्रवाहित करेगा और उसे नियंत्रित करने के लिए कुंजी होगा। क्या होगा, नियंत्रित करने के लिए कुंजी होगा। चलिए पहले चित्र को चलेंगे तब परिभाषा और चलेंगे। चलिए संयोजन को जोड़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग का होगा कि यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर ए बात करते हैं, ए होगा क्या होगा हम लोग का, ए होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा और यहाँ पर क्या होगा, सी होगा और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, डी होगा। ठीक है, ए बी सी, अगर बात करें ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम लोग का चाहिए कि बैटरी चाहिए, क्या चाहिए हम लोग का, बैटरी। क्या चाहिए हमें, बैटरी चाहिए। तो क्या चाहिए हम लोग का, बैटरी। यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर धारा आई प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर धारा आई इधर आ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुंजी चाहिए। क्या चाहिए, कुंजी। क्या चाहिए यहाँ पर, कुंजी चाहिए। क्या चाहिए, कुंजी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कुंजी। अब इसके बाद यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से अगर यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच में कोई ना कोई हमें क्या होगा, विभवांतर होगा। क्या होगा, विभवांतर होगा। तो यहाँ विभवांतर हमारा होगा V1 और यहाँ पर विभवांतर होगा V2। क्या होगा, V2। क्या होगा, V2 और यहाँ विभवांतर होगा हमारा V3। क्या होगा, V3। क्या हम लोग होगा, V3। ठीक है, यहाँ देख लिए। यहाँ से यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ प्रतिरोध हमारा है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है R1, ये R2 और ये R3। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह परिपथ भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इनके बीच क्या कहते हैं? धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे इन प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है? विभवांतर उत्पन्न होने लगता है। और यहाँ बात करते हैं आगे इसको सिद्ध करने के लिए, हम कह सकते हैं कि माना, क्या कहेंगे? ये बात हम नहीं लिखेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे? माना तीन प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में, ठीक ना, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 क्या है कि है, तथा इन परिपथ में प्रवाहित धारा I है। तथा इस परिपथ में प्रवाहित धारा I है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ओम के नियम के अनुसार। क्या बात करेंगे हम लोग? ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर कोई मेरा पीपीटी फॉर्म नहीं है। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर आपको बस टिक लगा के बताता जाऊँ। यहाँ पर मैं अपने नॉलेज, इसी तरह क्या है कि हम लोग एग्जाम में लिखना है, वहाँ पर क्या है कि हमारा नॉलेज ही काम करेगा, तो मैं कितना परसेंट क्या है कि रिविजन किया हूँ, मुझे कितना परसेंट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओम के नियम के अनुसार से लिखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ मैं बोलना चाहिए ओम के नियम से। अब ओम का नियम होता क्या है? ठीक है, तो ओम का नियम होता है क्या चीज कि V बराबर IR। क्या होगा? V बराबर IR होगा। क्या होगा? V बराबर IR। अब उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम जान गए क्या चीज की, ये तो ओम का नियम से है। जब ओम का नियम से है तो हमारा कितना है? 1, 2, 3 विभवांतर है, 3 प्रतिरोध है, पर एक ही कहा है कि हम लोग का धारा है, धारा की है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण 2 कह सकते हैं, समीकरण 3 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब क्या करते? तीनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर I कॉमन हो रहा है, तो V1 V2 V3 बराबर IR1
R2 R3। यहाँ पर क्या है कि अगर बात करते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है क्या चीज दिखाई दे रहा है कि कुल प्रतिरोध को कई भागों में तोड़ा गया है, यानी एक प्रतिरोध है और एक विभवांतर है, उसको कई भागों में तोड़ दिया गया है क्योंकि प्रतिरोधों पर ये बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई भागों में तोड़ दिया गया, यानी कुल विभवांतर क्या होगा, कुल यदि यदि कुल कुल विभवांतर विभवांतर, अब कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा हम लोग का, तो V1 V2 V3, V1 V2 V3, ठीक है। हो तो ठीक। तो जब यहाँ से V1 V2 V3 हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं, कहते हैं कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पर V लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, V। तो V बराबर होगा I पुस्तक में R1 R2 R3, ठीक। यहाँ पर है गुणा में तो होगा भागा में, तो V बराबर क्या होगा I, और यहाँ पर R1 R2 R3, ठीक। अब यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 4 का दर है इसको, समीकरण 4। अब लिख सकते हैं क्या चाहिए यहाँ से, ओम पुनः का दर है, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम हम लोग यहाँ पर लिखे हुए, V बराबर क्या, V बराबर आई आर, यहाँ पर क्या होगा V बटा में I बराबर R, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से और समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 4 से। अब 4 से कहने का मतलब क्या चाहिए कि यहाँ से V बटा में I का मान क्या करेंगे, R रखेंगे, यहाँ से होगा R बराबर R1 R2 R3। यहाँ से क्या है हम लोग का ओम का, यहाँ का श्रेणी क्रम में हमारा क्या होगा, यहाँ से इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, यही हमारा क्या इसका सूत्र है, क्या यही हमारा सूत्र है, इसका क्या सूत्र है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, यह श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध को जोड़े हैं, तब लोग क्या है कि यह समझ में आया होगा। तो आप सब लोग इसको लीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे, इसका दूसरा भाग समांतर क्रम। इसको हटा दिया जाए। दूसरा नंबर हम लोग का हेडिंग है दूसरा श्रेणी क्रम, हेड डालेंगे हम लोग श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। दूसरा हम लोग का हेडिंग है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम हो गया ना, समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम, क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन।
हो गया। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इसमें इस परिपथ का बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका परिपथ बना लेते हैं हम लोग। परिपथ तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना, यहाँ से ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा होगा, यहाँ बैटरी होगा, क्या होगा, बैटरी प्लस कर प्लस प्लस कर लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस होगा, इधर का होगा माइनस होगा। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुंजी चाहिए। क्या चाहिए, कुंजी। क्या चाहिए, कुंजी चाहिए। यहाँ पर कुंजी लिख लेंगे, कुंजी, ठीक है, कुंजी। यहाँ से क्या है, धारा प्रवाहित होगा आई, और यहाँ पर धारा क्या आएगी, आई के रूप में नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाके जब हमारा क्या है कि परिपथ में प्रतिरोध क्या है कि बट रहे हैं, क्या हो रहा है, बट रहे हैं, तो यहाँ पर कहा कि धारा भी बटेगा, धारा भी बटेगा, धारा क्या हम लोग का बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर धारा I1 हो जाएगा, और यहाँ पर I2 हो जाएगा, और यहाँ पर I3 हो जाएगा। और यहाँ प्रतिरोध की बात करते हैं तो R1 R2 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 और यहाँ पर R3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, A होगा, और यहाँ पर क्या होगा, B होगा, B होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या है कि अगर इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B, AB, ठीक। क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर B होगा, ठीक। अब कह सकते हैं क्या चाहिए कि इस समांतर क्रम में प्रतिरोधों को, ठीक है, पहले प्रतिरोध का पहले बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तीसरे प्रतिरोध का सिरा क्या किया जाता है कि दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ से जोड़ेंगे तो एक का हमारा क्या है कि श्रेणी का समांतर क्रम में सभी को जोड़ेंगे, जिसमें क्या है कि धाराएं क्या होगा कि तीनों प्रतिरोधों में बट जाएगी, तीनों प्रतिरोध का होगा बट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का सिरा दूसरे बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोध का सिरा दूसरे बिंदु से और तथा तीसरे प्रतिरोध का सिरा दूसरे बिंदु से एक समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, यहाँ से अगर हम माना की बात करते हैं, माना तो माना आप लोग लिखते रहिए। तो माना हम लोग क्या कहेंगे, माना, ठीक है ना, माना पहले, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R1 कामा R2 R1 R2 तथा R3 है, तथा R3 है, ओके, R3 है। इनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः, अब इसमें इनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, R3 है, I1 I2 तथा I3 है, I3 है, तथा
इनके बीच उत्पन्न विभवांतर तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि यहाँ पर इसमें प्रतिरोध क्रमशः कितना हम लोग का R1 R2 R3 है, 3 प्रतिरोध है क्रमशः कैसा कि R1 R2 R3 है। और इन प्रतिरोधों में क्या है कि प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या हम लोग का I1 I2 तथा I3 है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो यहाँ लिखते हैं कि ओम, चलेंगे हम लोग ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम जानते हैं क्या होता है, तो V बराबर आई आर होगा, क्या होगा आई आर, ये तो हम ओम का नियम जानते हैं, ठीक। तो यहां से क्या जान गए हम लोग कि V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होगा हम लोग का आई आर होगा, ठीक। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर, तो I बराबर कह सकते हैं हमारा क्या होगा, तो V बटा में R, क्या होगा V बराबर, और I बराबर V बटा में R। जब क्या होगा I बराबर V बटा में R होगा तो हमारा यहाँ पर धाराएं क्या, 3 धाराएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर I1, यहाँ पर होगा R1, I2 VR2, I3 VR3, इस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। क्या हम लोग हो गया समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर आप लिख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यानी तीनों समीकरण क्या करें हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, I1 I2 I3 बराबर V बटा में R1 V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। क्या जोड़े हम लोग, जोड़े क्या चाहिए V1 V2 V3, तो यहाँ पर क्या है कि V बटा में R1 V बटा में R2 V बटा में R3। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि एक बार और देखते हैं यहाँ से कि I1 बराबर क्या हो, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पर V कॉमन मिल रहा है हम लोग का, तो V को कॉमन ले लेंगे, V को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बटा में R1 1 बटा में R2 1 बटा में R3, ठीक। अब क्या है कि एक ही धारा को हम क्या कि 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा कुल धाराएं, क्या होगा कुल धाराएं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग कुल धाराएं। अब कुल धाराएं क्या होगा, I बराबर I1 I2 प्लस I3, ठीक है, हो तो यहाँ पर हो तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा I बराबर V 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग को I बाकी सेम उसी तरह कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या गुणा तो भागा में, तो I बटा में V बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, ठीक है। और यहाँ पर हम समीकरण बना दे रहे हैं 4, समीकरण 4, ये का हम लोग हो गया समीकरण नंबर 4, क्या हो गया हम लोग का समीकरण 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग पुनः ओम के नियम से, फिर क्या करेंगे हम लोग पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम का नियम क्या होता है हम लोग का कि यहाँ पर होता है V, अरे यहाँ पर क्या होता है हम लोग का ये V बराबर
आई आर, V बराबर आई आर, तो यहाँ से V बटा में I बराबर R, ठीक, कब R, तो जब हम क्या करेंगे इसको अंश और हर को बदलेंगे तो उसमें भी क्या है कि अंश हर बदलेगा, यानी I बटा में V 1 बटा में R, ठीक, हो तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक ना। तो यहाँ पर समीकरण 4 क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका भी आई बटा भी, तो आई बटा भी क्या हम लोग का है, आई बटा 1 अपान आर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 अपान आर बराबर 1 बटा में R1, 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ये हम लोग क्या आ गया, समांतर क्रम में ये हम लोग का सिद्ध हो गया, यह सूत्र हम लोग क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, ठीक है, ये हम लोग का सूत्र है, सूत्र। हो गया, चलिए मिटा दिया जाए। अब आते हैं हम लोग क्या चाहिए कि अगला हेडिंग, हेडिंग की ओर चलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग हम लोग होगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हम लोग हो गया, संयोजन अभिक्रिया, हम लोग का क्या चाहिए कि परिवार, हम लोग का जब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, कहा चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए या एक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक ना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले ये हम लोग का देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो संयोजन किसे कहते हैं हम लोग कि वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या चाहिए कि दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर या संयोग करके, दो या दो से अधिक पदार्थों को संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बताया कि इस कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एकल पदार्थ, यानी एकल पदार्थ का, ठीक है, उत्पाद होता है या एकल पदार्थ का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए लिखा जाए, लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, हो गया जी, लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रियाएं जिसमें
दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलाकर एकल पदार्थ का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एकल पदार्थ का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अभिक्रिया जैसे कहे का कि दो अभिक्रिया द्वारा क्या करिए, एक दो उदाहरण दीजिए, तो हम लोग इसका चलेंगे अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया चलेंगे, दो अभिक्रिया यानी दो अभिक्रिया देखेंगे, अभिक्रियाएं, दो अभिक्रियाएं देख रहे हैं। पहला अभिक्रियाएं बात करेंगे हम लोग, तो पहला अभिक्रिया क्या है कि हम लोग ले रहे हैं क्या चीज के, जैसे कि अमोनिया ले रहे हैं, क्या रहे हैं अमोनिया, और क्या हम लोग ले रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या रहे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा हम लोग का अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो मैं क्या बोला हूँ कि सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं अमोनिया, क्या ले रहे हैं अमोनिया NH3, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का चीज HCl, ठीक है HCl, दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले H यहाँ पर क्या होगा हमारा है 3 गो, ये क्या होगा 4 गो हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NH4 होगा, क्या होगा NH4, बच गया Cl, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा हम लोग का अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये हम लोग कर लिए अमोनिया, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बन गया हम लोग का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा हम लोग का अमोनियम क्लोराइड। यानी हम क्या करें, एक पदार्थ यहाँ पर है, एक पदार्थ यहाँ पर है, दो पदार्थ को लेकर क्या कर दिया हम लोग एकल पदार्थ का निर्माण कर दिए। ठीक है, एकल पदार्थ का निर्माण कर दिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं क्या चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन CO, क्या बोलेंगे यहाँ पर CO, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर क्लोरीन, क्या ले रहे हैं Cl2, क्या ले रहे हैं यहाँ पर ये पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हम लोग लिए पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या क्लोरीन, क्या लिए हम लोग क्लोरीन, ठीक है, पहला का लिए हम लोग क्लोरीन, तो यहाँ पर जब हम लोग कराएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग का क्या बनेगा COCl2, क्या बनेगा COCl2, क्या बनेगा हम लोग का COCl2, क्या बनेगा हम लोग का COCl2। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कार्बोनिल, क्या कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, क्या कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, या कार्बोनिल डाइऑक्साइड, क्या कहेंगे कार्बोनिल डाइऑक्साइड, लिख लीजिए क्या बनेगा हम लोग का कार्बोनिल क्लोराइड। हो गया, चलिए हम लोग यहाँ पर यहाँ पर क्या बन रहा हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल
कार्बोनिल कार्बोनिल क्लोराइड क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड। हो गई, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला हेडिंग हम लोग का आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, अगला हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है। क्या होता है? जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह लिखे कि हम लोग, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया इसका लेते हैं, अभिक्रिया का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? कार्बन। क्या लेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या लिए? यहाँ पर कार्बन ले लिए हम लोग, कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन लिए हम लोग, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा हम लोग का? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और प्लस यहाँ पर ऊष्मा जो होगा, क्या होगा? ऊष्मा निर्मुक्त होगा। ठीक ना? कितना होगा हम लोग का? तो 94 किलो कैलोरी, 0 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ना, यहाँ पर किलो कैलोरी, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ किलो
किलो कैलोरी, कैलोरी कितना हमारा ऊर्जा निर्मुक्त होगा, 94 किलो कैलोरी। ठीक है, कितना हम लोग का होगा, 94 किलो कैलोरी। चलिए हो गया। आइए अगला की ओर, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला हम लोग करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। इतना ज्यादा है, ज्यादा है और ऊपर से बना सकते हम लोग। चलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। हो गए, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहां से कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या चाहिए, उष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित करता है या अवशोषित होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, उस अभिक्रिया को, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से कि उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक ले लेंगे, जैसे नाइट्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या लेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और प्लस क्या है कि यहाँ 45 किलो कैलोरी उसमें क्या अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ बोला हूँ कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया हम क्या बताए हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं N2, नाइट्रोजन आप नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर 2NO बनेगा। क्या बनेगा, 2NO। यहाँ पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और माइनस का होगा 45 किलो कैलोरी, उष्मा क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर
स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगला दिन है, ठीक है। तो आप लोग यह वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर शेयर करें। तब के लिए जय हिंद, गुड नाइट।